नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। कक्षा 6ठी में हमने प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 7वीं में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास का अध्ययन किया। कक्षा 8वीं में हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ते समय हम जिस कालखंड से गुजर रहे हैं वह कालखंड शुरू होता है 16वीं शताब्दी के बाद का। और उसी कड़ी में हम आज पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। पिछले पाठ में हमने पढ़ा कि भारत को किस तरह अपने विभाजन की शर्त पर स्वतंत्रता मिली थी। इसके बाद क्या हुआ, इन सब घटनाओं को हम जानेंगे इस पाठ में। पाठ 13, स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। स्वतंत्रता युद्ध की परिपूर्ति। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कश्मीर समस्या के बारे में, फ्रांसीसी उपनिवेशों के विलय के बारे में और गोवा मुक्ति संघर्ष के बारे में। हमारा देश आज़ाद हो चुका था, अंग्रेज हमारा देश छोड़कर जा चुके थे, लेकिन कुछ रियासतें अभी भी बाकी थी जिन्होंने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था। और हमने इस वीडियो के पहले भाग में देखा कि किस तरह से जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। वहाँ की जनता ने ये माना कि हमें भारत में मिलना है, हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। और अंततः जनता की जो मांग थी वो पूरी हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कश्मीर समस्या क्या है। कश्मीर की जो रियासत थी वह भारत में उसका विलय कैसे हुआ, फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय भारत में कब और कैसे हुआ, और गोवा मुक्ति संघर्ष क्या है। हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ रियासत और कश्मीर की रियासत, जम्मू कश्मीर की रियासत, ये 3 रियासतें अभी भी भारत में नहीं मिली थी। जब 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत में छोटी बड़ी मिलाकर 600 से अधिक रियासतें थी। सभी अधिकांश रियासतें भारत में विलीन हो चुकी थीं, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर रियासतों को मिलना अभी बाकी था। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात इन रियासतों के विलयीकरण की समस्या हल करने का दायित्व भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया। और उन्होंने बड़ी तत्परता से, बड़ी निष्ठा से और बड़ी दृढ़ता से इस जिम्मेदारी को निभाया। यह हम देख रहे हैं सन 1951 ईस्वी का भारत का मानचित्र। फरवरी 1948 में जूनागढ़ का भारत में विलय हुआ। 17 सितंबर 1948 ईस्वी को निजाम ने आत्मसमर्पण किया। हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। हाँ, कितना सुंदर दृश्य। यस, यह कश्मीर है। कश्मीर शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने एक सुंदर, मनोरम, आकर्षक एक ऐसा चित्र खड़ा हो जाता है कि हमारा मन तुरंत वहां पहुंच जाता है। हम शरीर से कहीं भी रहें, हमारे मन को कश्मीर पहुंचने में समय नहीं लगता। और ये है उस सुंदर कश्मीर का एक दृश्य। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब कश्मीर के रियासत जो थी, वहां के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो स्वतंत्र रहना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुई कश्मीर की समस्या।
तो जानते हैं क्या है कश्मीर समस्या। आजादी के बाद कई रियासतें थीं जिन्होंने भारत या पाकिस्तान के साथ जाना चुन लिया था, लेकिन जम्मू कश्मीर असमंजस की स्थिति में था। महाराजा हरि सिंह कश्मीर रियासत के महाराज, इन्होंने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। इन्होंने कहा ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे, हम स्वतंत्र अपनी सत्ता बनाए रखेंगे। लेकिन भला पाकिस्तान को यह कैसे मंजूर होता? इतना सुंदर देश, इतनी सुंदर जगह पाकिस्तान के कब्जे से बाहर निकल जाए। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कश्मीर का सुंदर दृश्य जो किसी को भी पल भर में अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दुनिया भर में ऐसे अनेक स्थान हैं। हमारे देश में कश्मीर के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे दृश्य हमें देखने मिल जाते हैं। लेकिन कश्मीर की बात थोड़ी सी अलग ही थी और पाकिस्तान चाहता था कि यह हिस्सा जो है हमारे देश का हिस्सा बने। आजादी से महज 3 दिन पहले 12 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान के साथ यथास्थिति संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसका अर्थ यह हुआ था कि जम्मू कश्मीर न तो भारत के साथ जाएगा और न ही पाकिस्तान के साथ, बल्कि वह स्वतंत्र बना रहेगा, वह अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखेगा। लेकिन पाकिस्तान तो सतत कश्मीर पर दबाव डालता रहा। हालांकि पाकिस्तान ने इस समझौते का सम्मान नहीं किया। महाराजा हरि सिंह के स्वतंत्र रहने के निर्णय को उसने कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। उसके मन में निरंतर यह सुगबुगाहट जारी रही कि किस तरह से यह सुंदर स्थान हमारे देश का हिस्सा बने। उसे किसी की आजादी से लेना देना नहीं था। यदि वहां के राजा ने निर्णय लिया है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उसने ये नहीं किया। और उसने क्या किया, अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान के उकसाने और भड़काने पर शस्त्रधारी घुसपैठियों ने कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। यह एक तरह से पाकिस्तान की सेना ही थी, लेकिन इन्होंने कबायलियों का वेश धारण किया और उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। प्रवेश क्या किया, कश्मीर पर सीधे सीधे उन्होंने हमला कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की तरफ से तकरीबन 250-300 ट्रक कश्मीर में दाखिल हुए थे, जिसमें पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस के कबायली भरे हुए थे। उनकी संख्या करीब 5000 थी। ये 5000 कबायली आए थे और इनकी अगुवाई कर रही थी पाकिस्तान की सेना। कौन सी सेना? पाकिस्तान के कौन से सैनिक? जो सैनिक छुट्टी पर चले गए थे। पाकिस्तान के जो सिपाही छुट्टी पर थे उनको ही इन कबायलियों का लीडर बनाया गया था और उनका नियत उनकी इसमें साफ थी, उनकी मंशा एकदम स्पष्ट थी कि कश्मीर को हमें पाकिस्तान में मिलाना है। जम्मू कश्मीर उस समय तक भारत का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रियासत थी, क्योंकि 12 अगस्त को ही महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे किसी भी देश में। स्वतंत्र रियासत जम्मू कश्मीर के डोगरा राजा हरि सिंह पाकिस्तान से आए कबायलियों का मुकाबला कर पाने में खुद को सक्षम नहीं पा रहे थे। उनकी ऐसी कोई तैयारी भी नहीं थी और उन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि इस तरह से पाकिस्तान हम पर आक्रमण करेगा। और वो पाकिस्तान की इन कबायलियों के सामने, सशस्त्र कबायलियों के सामने अपने को असमर्थ पा रहे थे। ये हम देख रहे हैं पाकिस्तान के वो कबायली, तो उन्हें राज्य अपने हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था कि अब ये राज्य तो मेरे हाथ से गया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र रहने की जिद छोड़ दी और भारत से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि उन्हें लगा कि यदि मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूं तो मुझे भारत में ही मिलना चाहिए, यहीं पे मेरा हित सुरक्षित रहेगा। और इसलिए उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, पुकार की। 26 अक्टूबर 1947 को राज्य के भारत में विलय के बाद 26 अक्टूबर 1947 को समझौते पर हस्ताक्षर हुए और कश्मीर की रियासत का विलय भारत में हो गया।
और उसके बाद जब वो भारत का हिस्सा बन गया तब भारतीय सैनिकों को राज्य की राजधानी श्रीनगर में भेजा गया। भारत के सैनिक वहां पहुंचे और 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने कश्मीर से हमलावरों को बाहर निकालने के लिए मोर्चा संभाल लिया। बच्चों यहाँ ध्यान दो कि कश्मीरी जो हमलावर थे वो 22 अक्टूबर को आए थे। 5वें दिन 27 अक्टूबर को भारतीय सेना पहुंची, लेकिन इन 5 दिनों में इन पाकिस्तानी कबायलियों ने भयंकर नरसंहार मचाया। यहाँ की स्त्रियों पर, यहाँ के बच्चों पर मनमाने अत्याचार किए, बहुत लूटपाट की, दंगा फसाद किया और इसीलिए महाराजा हरि सिंह घबरा गए कि इस तरह से तो मैं अपने को नहीं बचा पाऊंगा। और 26 अक्टूबर को जैसे उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई, भारत ने शर्त रखी कि आपको हमारे साथ मिलना होगा और महाराजा हरि सिंह भी चाहते थे कि हमारा विलय भारत में हो और उन्होंने इस संधि पर, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 27 अक्टूबर को हमारे सैनिक वहां पहुंच गए। जैसे ही भारतीय फौजों ने ऑपरेशन शुरू किया, पाकिस्तान घबरा गया। भारत की थल सेना और वायु सेना ने पाकिस्तानी फौज पर सीधा प्रहार किया, सीधा आक्रमण किया, जिसके बाद हमलावरों के पसीने छूट गए और वो बड़ी तेजी से पीछे भागने लगे। हमलावरों को लगा कि हम तो अभी भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकते और वो हिम्मत हार गए और वो पीछे लौटने लगे। ये जो हम देख रहे हैं, ये पीले रंग का जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, यह पूरा इलाका, ये जो हरा क्षेत्र हम देख रहे हैं, ये पीला, ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर कबायलियों ने हमला करके काफी दूर तक अपना शासन, मतलब अपना नियंत्रण कर लिया था। लेकिन जब भारतीय सेना यहाँ पहुंची और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला तो भारतीय सेना ने इन सभी क्षेत्रों से, चाहे वो कारगिल का क्षेत्र हो, द्रास हो, कश्मीर घाटी हो, श्रीनगर हो, बारामूला, राजौरी, यहाँ जितने भी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों से इन कबायलियों को खदेड़ दिया, पीछे भगा दिया। सेना ने कश्मीर का विशाल क्षेत्र घुसपैठियों के हाथ से पुनः अपने अधिकार में कर लिया, परंतु कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में रह गया। थोड़ा सा ये इलाका हम देख रहे हैं, ये उन कबायलियों ने जीत लिया था और यहाँ जब तक भारतीय सेना इस पर भी अपना कब्जा करती, कुछ बाधाएं आ गईं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि 60% हिस्सा, लगभग इस पूरे क्षेत्र का 60% हिस्सा भारत के अधिकार क्षेत्र में आ गया। पाकिस्तान हाथ मलकर रह गया। ये जो क्षेत्र हम देख रहे हैं, बस एक 40% का हिस्सा जो है, ये अभी इस पर पाकिस्तानी कबायलियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और भारतीय सैनिक यहां तक पहुंच पाते, इसको भी अपना हिस्सा बनाते, तब तक कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुश्किलें आ खड़ी हुई। इस तरह हम देखते हैं कि जूनागढ़ की रियासत और हैदराबाद की रियासत के बाद किस तरह कश्मीर रियासत का विलय भारत में हुआ। अगला मुद्दा है हमारा फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय। फ्रांसीसी शब्द से ही यह समझ में आता है कि यह फ्रांस से संबंधित है। तो फ्रांस आखिर इस दुनिया में है कहाँ? तो बच्चों, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जब भी किसी विषय को पढ़ते हैं, स्पेशली हम इतिहास विषय पढ़ें या भूगोल विषय पढ़ें, तो हमें मानचित्र का सहारा अवश्य लेना चाहिए। यदि हम मानचित्र देख लेते हैं, किसी जगह की हम लोकेशन देख लेते हैं, उसकी स्थिति हम देख लेते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें अपने आप समझ में आ जाती हैं। अब हम देख रहे हैं इस मानचित्र में, यह है विश्व का मानचित्र, यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ हम देख रहे हैं, मेक्सिको, कनाडा है ऊपर, ये सब। यह है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इसमें बहुत सारे देश हैं। यह है अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद यह है एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा भारत है, चीन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, म्यांमार, है ना, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, ऐसे बहुत सारे देश हैं इसमें। इसके बाद हम ये देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ये जो बीच में छोटा सा हमें दिख रहा है, ये है यूरोप महाद्वीप। इसमें बहुत सारे छोटे बड़े देश हैं। तो ये है यूरोप महाद्वीप। अब हम यदि यूरोप महाद्वीप पे फोकस करें, इसको ही ध्यान केंद्रित करें, तो हम देखते हैं कि एक ये बड़ा सा देश है फ्रांस। इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, पुर्तगाल,
स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, है ना, इटली, कई सारे देश हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, रोमानिया, ग्रीस, कई देश हैं इसमें। इन सभी देशों को मिलाकर एक महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप। अब ये हम देख रहे हैं फ्रांस। अब हम देख रहे हैं कि फ्रांस जो है ये अटलांटिक ओशन है, इसका एक किनारा जो है समुद्री किनारा है अटलांटिक ओशन ये। और फ्रांस से व्यापारी आए भारत में व्यापार करने के लिए, और उनको लगा कि यहाँ से हमें बहुत सारा धन संपत्ति मिल सकती है, यह एक समृद्ध देश है। तो उन्होंने यहाँ पर अपना उपनिवेश बना लिया, भारत के कुछ हिस्सों पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। यह है फ्रांस का झंडा। अब हम देखते हैं कि फ्रांसीसी उपनिवेश भारत में कौन कौन से थे, कहां कहां फ्रांसीसियों ने अपना कब्जा किया। तो ये जो हम मानचित्र में देख रहे हैं, लाल रंग से जो दर्शाया जाएगा सर्कल में, वो फ्रांसीसी उपनिवेश, और जो नीले रंग का है वो पुर्तगाली उपनिवेश। तो यहाँ हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर फ्रांसीसी उपनिवेश था। ये भारत का पूर्वी समुद्री किनारा, यहाँ पर भी फ्रांसीसी उपनिवेश, और ये कोरोमंडल कोस्ट जिसे हम कहते हैं, ये भी पूरा फ्रांसीसी उपनिवेश। इसके अतिरिक्त भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश बनाया, मुख्य रूप से ये गोवा का, ये दीव दमन का। भारत के कुछ क्षेत्रों और हिस्सों पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों की सत्ता बनी हुई थी। हालांकि कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद सबका विलीनीकरण भारत में हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अभी पुर्तगालियों ने अपना कब्जा जमा कर रखा था, फ्रांसीसियों ने अपनी सत्ता काबिज रखी थी, और उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं थी। लेकिन भारत ने दृढ़तापूर्वक इन समस्याओं को भी हल किया। थोड़ा समय लगा, लेकिन उसका समाधान मिला। फ्रांसीसी उपनिवेशों का विलय भारत और फ्रांस। 1668 ईस्वी में पहली बार फ्रांसीसी व्यापारी के रूप में भारत आए। हम जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापारी के रूप में, और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के व्यापार पे तो कब्जा किया, और यहाँ के राजाओं पर भी कब्जा किया, यहाँ के क्षेत्रों पर कब्जा किया। और किस तरह से हम देखते हैं कि 1857 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर ब्रिटिश सरकार ने वहाँ की जो सत्ता थी, जो वहाँ के साम्राज्य था, उन्होंने भारत को अपने अधीन ले लिया। उसी तरह से 1668 में पहली बार फ्रांसीसी भी भारत में आए व्यापारी के रूप में। अब बच्चों, आप ये देखते चलो कि ये व्यापारी लोग कहाँ जाते हैं, कहाँ व्यापार करते हैं, जहां से उन्हें कुछ धन संपत्ति मिलने की उम्मीद होती है। तो भारत एक समृद्ध देश था, भारत में अकूत धन संपत्ति थी, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की आर्थिक संपदा, यहाँ के जो प्राकृतिक संपदा, उसने भारत को समृद्ध बनाया है। और इसीलिए इस समृद्धि को लूटने के लिए अनेक विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए, और केवल ये ब्रिटिश व्यापारी या फ्रांसीसी व्यापारी या पुर्तगाली व्यापारी ही नहीं, इसके पहले का भी इतिहास हम पढ़ें तो चाहे वो मुगल वंश यहाँ पर आया, चाहे वो नादिर शाह यहाँ पर आया, चाहे अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ लूट मचाई, या अन्य विदेशी आक्रमणकारी जो भी आए, समरकंद से आए, मंगोल से आए, कहीं से भी आए, ये सब सिर्फ भारत को लूटने के लिए आए। और लूट कहाँ मचाई जाती है? जहाँ कुछ होता है। किसी बंजर वीरान इलाके में लूट नहीं मचाई जाती। जहाँ समृद्धि होती है वहाँ चोरी होती है, वहाँ डाके पड़ते हैं, वहाँ लूट होती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना समृद्ध था, और इन विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे देश को लूट खसोट कर यहाँ की समृद्धि को लूट लिया, यहाँ की संपदा को लूटा, और भारत को एक ऐसे किनारे पर खड़ा कर दिया जहाँ से भारत को आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो हम देखते हैं कि 1668 में पहली बार जब फ्रांसीसी व्यापारी के रूप में भारत आए, तो उन्होंने किस तरह से यहाँ की जनता से मेलजोल बढ़ाया, और वो समुद्री रास्ते से भारत आए थे। हमने देखा कि फ्रांस का एक किनारा जो है अटलांटिक ओशन है, समुद्र का किनारा है, एक क्षेत्र उसका। तो समुद्री रास्ते से ये लोग आए भारत, और इन्होंने 1668 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की।
सूरत कहाँ पर है? तो सूरत भारत के गुजरात राज्य में एक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। और हम देख रहे हैं कि इन्होंने किस तरह से यहाँ प्रवेश किया और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई। भारत आने वाले अंतिम यूरोपीय व्यापारी फ्रांसीसी थे। सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी जो आए थे यहाँ पर वो थे पुर्तगाली। उसके बाद आए पुर्तगालियों के बाद ब्रिटिश, और ब्रिटिश के बाद आए फ्रांसीसी। इसके अलावा और भी डच व्यापारी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन वो बहुत थोड़े समय के लिए यहाँ रहे, बाद में उनको यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन ब्रिटिश व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी और फ्रांसीसी व्यापारी ये लंबे समय तक भारत में रहे। फ्रांस ने अपनी कॉलोनीज बसाई। ये आज भी इन फ्रेंच भारत के ये पौंडीचेरी के हिस्से में, जिसे हम अब पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ये जो बस्तियाँ हैं, यहाँ पर फ्रांस का प्रभाव दिखाई देता है, फ्रेंच इफेक्ट दिखाई देता है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 16वें के शासनकाल में भारत के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से की गई थी। देखो बच्चों, सब जगह देखो ये व्यापार का झांसा देकर भारत में आए हैं। पहले सिर्फ व्यापार करने के लिए आए, उनको लगा हम व्यापार करेंगे, यहाँ से हम अपना मुनाफा कमाएंगे, लाभ लेंगे और लौट जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ पर आए तो भारत की सुंदरता देखकर, भारत की समृद्धि देखकर ठगे के ठगे रह गए और उन्होंने यहाँ से न जाने का निर्णय लिया। ये हम मानचित्र देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि फ्रेंच पोजीशन इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो फ्रेंच कॉलोनीज थी कहाँ कहाँ पे थी। फ्रेंच सेटलमेंट्स आफ्टर 1815 और 1815 के बाद फ्रेंच कॉलोनीज कहाँ कहाँ रह गई। तो हमें देख रहे हैं ये गुलाबी रंग, और ये इसके पहले हमें देख रहे हैं कि ये जो हरे रंग से इतने बड़े स्थान पर ये फ्रेंच व्यापारियों का हिस्सा था, कब्जा था। बाद में धीरे धीरे अन्य यूरोपीय व्यापारी आते गए, उनसे युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ और फ्रेंच कॉलोनी सिमट गई। तो कहाँ तक सिमट गई? तो हम देख रहे हैं ये भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, और पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र, ये उड़ीसा का क्षेत्र, और ये हम देख रहे हैं तमिलनाडु के आसपास का क्षेत्र, और ये माहे, यानी यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा जो था ये पूरा फ्रेंच कॉलोनीज था। सीधा फ्रेंच शासन 1816 ईस्वी से शुरू हुआ, क्योंकि शुरू में तो ये लोग व्यापारी बनकर आए थे, व्यापार कर रहे थे। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1668 में वो भारत में व्यापार बाकायदा लाइसेंस के साथ व्यापार करने लगे, और करीब उन्होंने 100-150 सालों तक व्यापार किया। और उसके बाद उनको समझ में आया कि हम तो यहाँ पर अपना शासन भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली उन्होंने जो शासन उनका शुरू हुआ, सीधे सीधे फ्रेंच शासन जो शुरू हुआ वो 1816 ईस्वी से शुरू हुआ। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात भी चंद्रनगर, पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यानम, इन प्रदेशों पर फ्रांस का आधिपत्य था, और यह आधिपत्य 1954 ईस्वी तक जारी रहा। 1954 ईस्वी में इन प्रदेशों को नए स्वतंत्र भारत में शामिल कर लिया गया। फ्रांस और भारत। 1948 ईस्वी में फ्रांस और भारत के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार फ्रांसीसी भारत के नागरिक अपने राजनीतिक भविष्य चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, यह निर्णय लिया गया। क्योंकि फ्रांस की सरकार ने कहा कि ठीक है, हम अब तो भारत यहाँ पे आज़ाद हो गया है, यहाँ से ब्रिटिश सत्ता चली गई है, तो हम यहाँ पर रहना भी चाहें तो पहले हम यहाँ की जनता का निर्णय समझना चाहेंगे। क्योंकि वो लोग देख चुके थे कि इसके पहले किस तरह से जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद रियासत, कश्मीर रियासत, ये सब भारत में मिल गई थी, भारत में इनका विलीनीकरण हो चुका था। तो फ्रांस ने भी क्या किया, उन्होंने एक समझौता किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, भारत की जनता जो है, भारत के जो नागरिक हैं, फ्रांसीसी भारत के नागरिक यहाँ कहा गया है, मतलब जिन क्षेत्रों पर फ्रांस का अधिकार है वहाँ वो फ्रांसीसी भारत है, वहाँ के नागरिक जहाँ चाहे अपना रहना चाहे उस देश को वो चुन सकते हैं। यदि वो चाहते हैं कि हम फ्रांस का ही हिस्सा बना रहना चाहेंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। यदि जनता चाहेगी कि नहीं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, तो हम उस क्षेत्र को स्वतंत्र कर देंगे। और इसीलिए फ्रांस ने पश्चिम बंगाल के चंद्रनगर में सन
1949 ईस्वी में एक सार्वमत लिया और वहां की जनता ने भारत के पक्ष में सार्वमत दिया। चंद्रनगर भारत को सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात फ्रांस ने भारत के अन्य प्रदेश भी भारत सरकार को सौंप दिए। 1 नवंबर 1954 को पांडिचेरी, यानम, माहे और कराईकल के 4 क्षेत्र स्वतंत्र भारत के साथ एकीकृत कर दिए गए और इनका नया नाम हुआ पुडुचेरी, और पुडुचेरी के साथ साथ यह संघ शासित प्रदेश बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। और इस तरह से भारत से फ्रांस का पलायन हुआ, फ्रांस के साम्राज्य का समापन हुआ। 1668 ईस्वी में जो फ्रांसीसी व्यापारी भारत आए थे और 1815 से उन्होंने धीरे धीरे किस तरह से सरकते सरकते यहाँ पर इतनी अपने घुसपैठ बना ली, इतना अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आखिरकार 1954 को फ्रांस को यहाँ से अपना क्षेत्र, अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा और फ्रांस के सभी जो क्षेत्र थे वो स्वतंत्र भारत के हिस्से बन गए। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।